एनसीईआरटी का मेरा ये है कि काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं कि 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, वो मेरे हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी आई थिंक जब आपका मेंस में रिजल्ट में नाम आ जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो आपको मिनिमम 40 डेज़ to 45 डेज़ मिलते हैं इंटरव्यू की तैयारी। डैफ जो है, डैफ इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यूपीएससी 2 बार डैफ भरवाता है, एक बार मेन से पहले डैफ 1 कहते हैं उसे, और एक बार जब इंटरव्यू कॉल आ जाता है उससे पहले डैफ 2 कहते हैं। ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लान बी पे ज़रूर फोकस रखें। अगर इस एग्ज़ाम में बाई चांस नहीं होता है तो काफ़ी लोग अपना बहुत सारे साल लगा देते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप एक जॉब या एक अल्टरनेटिव करियर भी अपने लिए ढूंढ के रखें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, पहले अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। उसके बाद मैंने 2018 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी थी DTU से। 2 साल मैंने बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब करी थी। फिर उसके बाद से मैं 2020 अगस्त से मैं फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। तो सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था और आपका मीडियम कौन सा था? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो जैसे 83 रैंक आपकी इसमें बनी थी, तो कैसा माहौल था उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिजल्ट आया था? काफ़ी अच्छा माहौल था, सब लोग खुश थे, मैं भी खुश था। बट हाँ, थोड़ा रह गया कि और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि और बेहतर रैंक आ जाए और अगले साल IAS मिल जाए। सर, एक एस्पिरेंट से लेकर और यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में नाम आने तक क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो काफ़ी होते हैं। आई थिंक मेजरली जो सिलेबस है वही सबसे बड़ा चैलेंज है। काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है और सेल्फ स्टडी लगती है काफ़ी, आई थिंक काफ़ी ईयर्स की या महीनों की कहूँ तो मैं, तो उसको ओवरकम करना और अच्छे से प्रिपेयर करना ही आई थिंक चैलेंज है मेजर। सर, जैसे कि आपने पहले बताया था कि तो आपका ये तीसरा अटैम्प्ट है, और पिछले 2 अटैम्प्ट में ऐसा क्या हुआ जो आपका नहीं हो पाया? आई थिंक मेरी प्रीलिम्स की तैयारी वीक थी फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने काफ़ी अनप्लान्ड वे में दिया, वो मेरी गलती थी। तो उसमें मैं मतलब मैंने जस्ट जॉब छोड़ने के बाद ही दे दिया था, उसमें ऑप्शनल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा अराउंड आई थिंक 8 या 9 मार्क्स से छूटा था कट ऑफ जो था प्रीलिम्स का। तो मॉक टेस्ट मैंने थोड़े कम लगाए थे। इस बार मैंने कोशिश की थी कि मैं मॉक्स ज़्यादा दूं और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूं। आपने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, कहाँ से, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या एनी कोचिंग जो आपने मॉक टेस्ट लगाए, आप बताना चाहें? तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे वेरीड मॉक टेस्ट लगाए, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के। जो ओपन मॉक्स होते थे मैं वो देता था काफ़ी, जैसे शंकर हो गया या फिर अनअकैडमी हो गया, या जो भी कोई ओपन मॉक करा रहा है, वाजीराम हो गया, और जो फिर मार्केट में हमें मिलते हैं टेस्ट सीरीज़, मैं वो भी लगा लेता था। तो आई थिंक अराउंड 2022 के अटैम्प्ट से पहले अराउंड 15 to 20 मॉक्स तो लगा लिए होंगे मैंने। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मेंस में आपने क्या कोचिंग की थी और कौन अपने बुक लिस्ट पढ़ी थी और क्या क्या इसके साथ साथ और क्या पढ़ते थे? तो ये मेरा पहला ही मेंस था, तो इसमें स्ट्रैटेजी में तो फोरम का मैंने MGP लिया था, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। उसमें इवैल्यूएशन अच्छा मिलता था, फीडबैक अच्छा मिलता था, तो वो थोड़ा इनकॉर्पोरेट मैं कर लेता था अपने आंसर्स में। उसके अलावा मैंने मेंस के लिए जो मेरे पुराने नोट्स ही थे प्रीलिम्स के, मैंने शुरू से ही ऐसे नोट्स बनाए थे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आ जाएं। बाकी उन नोट्स को शॉर्ट करना और फिर उनको रिवाइज़ करना ताकि वो एग्ज़ाम हॉल तक रिटेन हो पाएँ और आंसर कॉपी में रिप्रोड्यूस कर पाऊँ मैं उन्हें। तो वही मेन चैलेंज था, नोट्स को शॉर्ट बनाना। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि नोट्स तो बनाते हैं लेकिन उस शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, लेकिन शॉर्ट नोट बनाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, वो कैसे तैयार करें शॉर्ट नोट्स? तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि डायरेक्टली एक बार में शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। पहले अगर आपने बुक पढ़ी या कुछ भी पढ़ा तो उसके आप नोट्स बनाएंगे, तो अराउंड 30-40% मतलब अगर 100 पेज की बुक है तो हो सकता है आपके 30-35 पेज के नोट्स बन जाएं। तो जो कि एक ख़राब नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी है। इतने बड़े नोट्स नहीं होने चाहिए, ना आप उन्हें टाइम पे रिवाइज़ कर पाएंगे और ना ही वो आपको हेल्पफुल होंगे। तो अराउंड 10% रूल अगर हम कह के चलें कि 100 पेज की बुक है तो 10 पेज में आपका जो नोट्स हैं वो पूरे हो जाने चाहिए। तो वही 30 जो 40 पेजेस के बनाए, फिर उसको आप एडिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या एक्सट्रेनियस चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बुलेट्स में लिखी जा सकती हैं, हेडिंग्स में लिखी जा सकती हैं, जिनको याद किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो याद नहीं किया जा सकता, जिनको नोट्स में एक्सप्लिसिटली लिखना है। तो उस हिसाब से फिर आप छोटे कर सकते हैं नोट्स।
ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है एस्पिरेंट के अंदर कि मतलब आंसर राइटिंग वो कब से शुरुआत कर देनी चाहिए और अच्छा आंसर कैसे लिखें वो जो कि एकदम अच्छा दिखे। हाँ, तो आंसर राइटिंग आई थिंक जो भी मीन्स आप टारगेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसके 1 ईयर पहले से आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लें। बट हाँ, जो फुल फ्लेजेड आंसर राइटिंग होती है वो तो आई थिंक जब आपका प्री निकल जाएगा और आपको पता लगेगा आप मेंस दे रहे हैं, तभी वो अंदर से सीरियसनेस आती है और तभी हो पाती है। ऑल्दो मैं एडवाइस करूँगा कि थोड़े बहुत आंसर्स आप एटलीस्ट GS 1 to 4 का एक आइट्रेशन, एक सेट जो है सैम्पल पेपर का, वो प्रीलिम्स से पहले लगा लें, आपको एडवांटेज मिलेगा। ऑप्शनल में भी आप ये कर सकते हैं और 1-2 ऐसे लिख सकते हैं, बट जो मेजर है वो जो 3 महीने मिलते हैं उसी में आपको अच्छे से करना है। आंसर राइटिंग में मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है क्या? मैपिंग देखिए इसमें फिर हर बच्चे की अलग स्ट्रैटेजी रहती है। कुछ बच्चे होते हैं वो मैप्स बिल्कुल नहीं बनाते, फिर भी उनकी रैंक अच्छी आ जाती है, और कुछ बच्चे होते हैं जो मैप से एक्सप्लेन करते हैं। तो वो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि अगर आपका मैप से अच्छा आंसर बन रहा है और आप समझा पा रहे हैं मैप से, तो आप मैप्स बना सकते हैं आंसर्स में। बात करें जो न्यू एस्पिरेंट हैं यूपीएससी में आना चाह रहे हैं, वो शुरुआत कैसे करें? मतलब कि एनसीईआरटी से शुरुआत करें या बहुत सारे कंफ्यूज यहाँ पे भी रहते हैं कि एनसीईआरटी यूज़ करें पहले या फिर स्टैंडर्ड बुक, आपका इसमें क्या? एनसीईआरटी का मेरा ये है कि काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं कि 6 to 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटीज़ होती हैं और वो हर कोई मतलब उसको पढ़ के इतना फ़ायदा नहीं है, रिटेन भी नहीं हो पाता। कुछ की एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे ज्योग्राफ़ी की है 11th क्लास की फ़िज़िकल और इंडियन ज्योग्राफ़ी, तो वो ज़रूर पढ़नी होती है। उसके अलावा किसी का अगर साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरा इंजीनियरिंग का था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, वो थोड़ी साइंस एंड टेक की 6th 7th 8th की एनसीईआरटीज़ देख सकता है टू जस्ट ब्रश अप द बेसिक्स फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी का टॉपिक है, उसमें 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो देखी जा सकती हैं, स्पेशली पॉलिटिकल थॉट वाली। तो सिलेक्टिव रीडिंग आप कीजिए, उसमें आपको एनसीईआरटीज़ बेनिफिशियल रहेंगी। इसी के साथ बात करें सर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू को प्रिपेयर तैयार कैसे किया जाए? इंटरव्यू की तैयारी आई थिंक जब आपका मेंस में रिज़ल्ट में नाम आ जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए, तो आपको मिनिमम 40 डेज़ to 45 डेज़ मिलते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इसका पहले दिन इंटरव्यू होता है, उसको इतना मिलेंगे। तो उसमें आप क्या करें कि एक तो न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा लगा लें, दूसरा लोकल न्यूज़ जो है आपको होम स्टेट अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी आपका होम स्टेट है, लोकल न्यूज़, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, तो ये अच्छे से करना है। उसके बाद आपका जो हॉबीज़ है, आपका डैफ है, वो अच्छे से प्रिपेयर करें। तो और करंट अफेयर्स का थोड़ा ध्यान रखें। मेरी बात हुई थी बहुत सारे एस्पिरेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, वो बोले डैप को कैसे तैयार किया जाए, आखिर डैप के बारे में उन्हें समझ ही नहीं है, तो डैप में किस किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया जाए? तो देखिए, डैफ जो है, डैफ इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यूपीएससी 2 बार डैफ भरवाता है। एक बार मेन से पहले डैफ 1 कहते हैं उसे, और एक बार जब इंटरव्यू कॉल आ जाता है उससे पहले डैफ 2 कहते हैं। तो डैफ 1 में तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है भरने में आपको। उसमें तो आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अगर आपका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू मीडियम कौन सा ऑप्ट करना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी, वो रहता है। डैफ 2 जो है वो मेजर रहता है इंटरव्यू में। उसमें एक कॉलम होता है आपका हॉबी कॉलम, आपने जो अवार्ड्स जीते हैं उसके लिए एक स्पेस होता है, और मतलब आपकी लीडरशिप पोजीशंस वगैरह के लिए होता है। तो वो अगर आपकी कोई स्कूल कॉलेज में रही हैं, उसमें फेक ना करें। जो आप हॉबीज़ करते हैं और जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही लिखें। ज़्यादा उसमें भरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ज़्यादा भरूँगा तो इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनको प्रिपेयर करने में और मुश्किल हो जाती है। तो डैफ 2 में वो है। बाकी डैफ 2 में फिर सर्विस और कैडर प्रेफरेंस होता है, वो तो सबकी अपनी चॉइस है कि कौन सी सर्विस उन्हें ऊपर रखनी है। एक एस्पिरेंट से लेकर और एक अधिकारी आप बन चुके हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है? आपका शेड्यूल में क्या बदलाव हुआ है? अभी तो जस्ट जैसे रिज़ल्ट आया ये 2 हफ्ते पहले, तो अभी तो ज़्यादा शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ नहीं है। पर हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि नाम आ गया लिस्ट में। नहीं आता तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगता, बट हाँ यही है कि थोड़ा अब रह गया है। कोशिश करें और बेहतर अपना रैंक इम्प्रूव करने की, ताकि और अच्छा आगे रह सके। तो अब आगे का क्या प्लान है? सर्विस ज्वाइन करना है अभी फुलफिल, मतलब कि दोबारा से स्टार्ट करना है? हाँ, अभी मैंने प्रीलिम्स 23 दिया है। अगर उसमें हो जाता है तो फिर मैं फाउंडेशन कोर्स जो है वो एग्जाम्शन उसमें ले सकता हूँ। अगर उसमें नहीं होता है मेरा तो फिर हाँ शायद मैं फाउंडेशन कोर्स के लिए जाऊँगा मसूरी। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे गुरु को जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वो किन चीज़ों का इसमें ध्यान ज़्यादा रखें? मैं बस यही कहूँगा कि
एक तो सारे रिसोर्सेज आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देखिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप फॉलो कीजिए, बट ब्लाइंडली उनकी एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी फ्लोट करते हैं सोशल मीडिया पे और कोचिंग हब्स में। तो पढ़िए, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लान बी पे ज़रूर फोकस रखें। अगर इस एग्ज़ाम में बाय चांस नहीं होता है तो काफ़ी लोग अपना बहुत सारे साल लगा देते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप एक जॉब या एक ऑल्टरनेटिव करियर भी अपने लिए ढूंढ के रखें। तो सर प्लान बी की बात करते हैं, तो प्लान बी जैसे कि हम बात करें प्लान बी क्या एक्स्ट्रा रखा जाए, क्योंकि इसमें तो पूरा टाइम लगा देते हैं, लेकिन प्लान बी कहाँ से तैयार कर देना चाहिए उनको? मुझे ये लगता है कि शुरू के 2-3 साल तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से लगाने ही चाहिए। 1-1.5 to 2 ईयर्स तो प्रिपरेशन मांगता ही है ये एग्ज़ाम, जब चाहे वो आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर करें, जॉब के साथ करें या फुल टाइम करें। तो प्लान बी, अगर आपके 3 या 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं और आपका एक सक्सेसफुल पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है, तो तब आप प्लान बी का सोच सकते हैं। उसमें आप या तो यूपीएससी से रिलेटेड जॉब करनी है तो कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन है उससे आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा केस में इंजीनियरिंग था तो जॉब का आप देख सकते हैं, वरना मास्टर्स करते हैं कुछ लोग, एमबीए में चले जाते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यूपीएससी को सोल एम ना बनाएं, बाकी बैकअप भी रखें, उससे एक मेंटल पीस भी रहती है और एग्ज़ाम में भी आई थिंक अच्छा आप फिर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।